हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे विद्यालय MDI स्कूल मिल्कीपुर के ऑनलाइन क्लासेस में और हमारे विद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, मैं हूं महेंद्र तिवारी और हम आपके MDI स्कूल मिल्कीपुर के ऑनलाइन क्लास के अध्यापक हैं और हम आज से आप लोगों को साइंस यानी कि विज्ञान विषय पढ़ाएंगे। आज आप लोगों को यानी जो 6th क्लास का ये वीडियो बना है, 6th क्लास ऊपर लिखा हुआ है, 6th क्लास का साइंस यानी 6th क्लास का जो विज्ञान विषय है वो हम आज से आप लोगों को पढ़ाना शुरू करेंगे। तो चलिए देखिए, हमारे हाथ में ये 6th क्लास की बुक है और इसी बुक से हम आज से आप लोगों को पढ़ाएंगे। एक वीडियो पहले भेजा गया है जिसमें जो है आपको बताया गया है कि आपको कौन कौन से लेसन पढ़ने हैं। हमने बताया था पिछले वीडियो में कि अब हम लोग नए लेसन से, नए वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग जो है नए लेसन से यानी कि फर्स्ट लेसन से स्टार्ट कर दिए हैं। ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हमारे विद्यालय से लगातार वीडियो और लगातार व्हाट्सएप पर विद्यालय से होमवर्क आप लोगों को भेजा जा रहा है। जिन बच्चों ने किताब कॉपी नहीं ली है वो अपनी बुक कॉपी ले लें और विद्यालय के व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाएं, जिससे आप लोगों की पढ़ाई में इस कोरोना जैसी महामारी में भी कोई व्यवधान ना आए, कोई समस्या ना आए। हम लोग जो है इसीलिए लगातार आपकी पढ़ाई को कंटिन्यू रखे हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ बोर्ड पर हमने लिख दिया है कि हम आज कौन सा लेसन पढ़ाने जा रहे हैं। ऊपर क्लास भी लिख दिया गया है, क्लास 6 यानी कक्षा 6 और सब्जेक्ट लिख दिया गया है विज्ञान यानी कि साइंस। इसके बाद बच्चों यहाँ लिखा गया है लेसन यानी अध्याय 1, पहला आपका पाठ है, पहला अध्याय है और पाठ का नाम है दैनिक जीवन में विज्ञान। दैनिक जीवन में विज्ञान, अगर इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में हो जाएगा कि दैनिक जीवन में विज्ञान हमारे जो है साइंस इन आवर जनरल लाइफ। जनरल लाइफ, दैनिक जीवन जो हमारा सामान्य जीवन है उसमें विज्ञान की क्या भूमिका है। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं इस बुक से। सभी लोग अपनी बुक ओपन कर लीजिए। देखिए दिया गया है बुक में आपका जो पहला लेसन है दिया गया है, हम पढ़ाने चल रहे हैं, आप लोग मैच कर लीजिए। लिखा है मनुष्य स्वभाव से ही सदैव जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है। जो मनुष्य है उसका जो स्वभाव है हमेशा से जिज्ञासु रहा, यानी वो किसी चीज को जानने की हमेशा इच्छा रखता था। जैसे अगर किसी कमरे में कह दिया उस कमरे में मत जाइए तो लोगों के अंदर जिज्ञासा बढ़ जाती है, या कहीं भी मना कर दिया जाए वहां मत जाइए तो लोग जो है वहां जाने के लिए एकदम उत्साहित रहते हैं कि उसके अंदर क्या है। इसी प्रकार से मनुष्य हमेशा जो है ये जानना चाहता था कि दुनिया किसने बनाई, ब्रह्मांड में कितने तारे हैं, पृथ्वी जैसा क्या कोई और भी ग्रह है। यानी उसकी जो इच्छा थी वो हमेशा और ही अधिक जानने की थी। इसलिए कहा गया कि मनुष्य जिज्ञासु प्रवृत्ति का है। आगे देखिए, उसे हमेशा अपने आसपास की दुनिया में घटने वाले प्रत्येक घटनाक्रम में कब, कहाँ, कैसे, क्यों जैसे प्रश्नों को ढूंढने की उत्सुकता रहती है। मनुष्य के अंदर उत्सुकता रहती है कि हमारे आसपास जितनी भी घटनाएं हो रही है ये कब हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, इनके पीछे क्या रीजन है। वास्तव में विज्ञान की शुरुआत इसी उत्सुकता के कारण होती है। उत्सुकता मतलब जब विज्ञान की शुरुआत तब होती है जब हमारे अंदर एक जिज्ञासा हो जाए कि ये चीज हुई तो ये क्यों हुई, कैसे हुई। ठीक है। दूसरा पैराग्राफ है, आइए, ठीक है, एक कहानी भी एक छोटी सी दी गई है समझने के लिए। एक जिज्ञासु बालिका सीमा द्वारा उठाए गए प्रश्नों एवं जिज्ञासाओं द्वारा इसे समझने का प्रयास करें। देखिए सीमा की एक कहानी दी जा रही है। सीमा कभी अपनी माँ से पूछती है, सीमा नाम की लड़की है, अपनी माँ से पूछ रही है जब किसी चीज को ऊपर, कोई भी चीज ऊपर फेंकने या छोड़ने के बाद जमीन पर क्यों आ गिरती है। अगर सीमा अपनी एक लड़की अपनी माँ से कह रही है अगर किसी चीज को ऊपर फेंक दे तो वो नीचे क्यों आकर गिरती है। ठीक है। और भी कुछ प्रश्न पूछ रही है। प्रेशर कुकर, कुकर सबके घर में होगा, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी कैसे बन जाता है, दूध से दही कैसे बन जाता है, फ्रिज में सामान ठंडा कैसे रहता है, चिड़िया कैसे उड़ती है। ठीक है। तो इसके बाद देखिए उसकी माँ इन सब प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाती। उसकी माँ ने कहा मैं इन सवालों का जवाब नहीं जानती हूँ, आप अपनी शिक्षिका यानी अपनी अध्यापिका से जो पढ़ाते हैं विद्यालय में उनसे पूछ लीजिए। दूसरे दिन क्या होता है, दूसरे दिन सीमा ने वही सवाल अपनी कक्षा में अपनी शिक्षिका से पूछा, यानी जो मैडम उनको पढ़ाती थी सीमा ने उनसे पूछा। तो शिक्षिका ने सीमा को समझाते हुए कहा कि आपके सभी सवाल हमारे आसपास की दुनिया से संबंधित है। शिक्षिका ने सीमा से कहा कि बेटा तुम जितने भी प्रश्न पूछ रहे हो ये हमारे आसपास से ही संबंधित है। भाई फ्रिज में सामान ठंडा रखना एक नॉर्मल सी बात है, कुकर में सीटी आना या खाने दाल वगैरह जल्दी पक जाना सामान्य बात है।
दूध से दही बनना भी, सभी लोग घर में दही होता होगा, बनाया जाता है। जिन लोग घर में दूध होता है, दूध से दही कैसे बनता है, बनाया जाता है। यानी ये बहुत ही उसने कोई विशेष चीजों को नहीं पूछा था। इसके बाद देखिए शिक्षिका क्या कहती है सीमा से। शिक्षिका ने सीमा को समझाते हुए कहा कि जितने क्वेश्चन तुमने पूछे, यानी कि सीमा ने पूछा शिक्षिका से कि कैसे दूध से दही बनता है, फ्रिज कैसे जो है इस वस्तुओं को ठंडा रखती है, तो अध्यापिका ने बताया तुमने जितने प्रश्नों पूछा सब आसपास के हैं, कोई भी बहुत विशेष प्रश्न नहीं है। अब वो सीमा के प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से देती हैं, देखिए मैम जो है उनकी यानी जो अध्यापिका रहती हैं वो कहती हैं कि उत्सुकता के कारण ही हमारे मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं। सीमा की अध्यापिका कह रही कि बेटा ऐसा है कि जो हमारे मन में जिज्ञासा रहती है उसी के कारण जो है हमारे मन में सवाल उठते हैं। और आगे बता रहे हैं, सीमा ने कहा ठीक है, लेकिन विज्ञान कैसे इन सवालों के उत्तर देता है। विज्ञान जो है, जो प्रश्न आ रहे हैं सवालों के उत्तर विज्ञान कैसे देता है, साइंस से कैसे जवाब मिलता है। तो शिक्षिका बोली यह जानने के लिए हमें यह समझना होगा वैज्ञानिक किस तरह से कार्य करते हैं। वे जिस समस्या का हल खोजना होता है सबसे पहले उसे सूक्ष्म अवलोकन करते हैं। बच्चों सूक्ष्म अवलोकन का मतलब ध्यान से उसको देखते हैं, उससे संबंधित सभी जानकारियां एकत्रित करते हैं। एकत्रित करे जाने के बाद परिकल्पना करते हैं। इस प्रकार से जो है वो लास्ट में जो है सिद्धांत बनाते हैं और नियमों की पुष्टि करते हैं, फिर प्रयोग करते हैं, लास्ट में उनका रिजल्ट आता है। ठीक है, इस प्रकार आइए तीसरे पैराग्राफ से देखते हैं। 1 2 3 चौथे पैराग्राफ पर हम आ चुके हैं। देखिए शिक्षिका ने बताया, जैसे सीमा का सवाल है कि वस्तुएं हमेशा जमीन पर क्यों गिरती हैं, तो शिक्षिका कह रही हैं आप रोज देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं, अगर कोई चीज हवा में उछाल कर फेंके तो वह नीचे गिर जाती है। क्या ऐसा हर जगह हर वस्तु के साथ होता है? बताइए, आप लोग बताइए। अगर कोई चीज ऊपर फेंकी जाए तो क्या वो नीचे गिर जाती है? हर वस्तु के साथ ऐसा होता है? होता है। ठीक है, लेकिन यह जानने के लिए आपको कई तरह की वस्तुओं को विभिन्न स्थानों से फेंकना पड़ेगा। वस्तुएं नीचे तो गिरती हैं, सभी वस्तु, कोई भी वस्तु ऊपर नहीं रुकेगी, लेकिन वो जो है नीचे कैसे गिरती हैं और इसके लिए एक प्रयोग हम समझेंगे। इसके बाद अगले पेज नंबर पे चलते हैं बच्चों। यहाँ ये वाला पेज आप देख सकते हैं, अब ये वाला पेज आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। देखिए इस पेज में क्या लिखा है, कह रहे हैं मैडम कि यानी उनकी जो अध्यापिका शिक्षिका हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो पाएंगे कि हर तरह की वस्तुएं, जैसे फूल हो गया, पत्थर हो गया, सिक्के हो गए, कपड़े हो गए, चाहे जहां से आप उसको गिरा दें वो वापस जमीन पर गिरते हैं। ठीक है, इसे देखकर यानी इस घटना को देखकर एक वैज्ञानिक थे महान सर आइजैक न्यूटन, आपकी बुक में जो है दिया गया है। ठीक है, पेज नंबर जो है 2 पर एक ऊपर चित्र दिया गया है, आप देख सकते हैं, यहाँ हम पढ़ा रहे हैं, ये आइजैक न्यूटन सर का चित्र है। बताया जा रहा है, उन्होंने बताया इसे देखकर महान वैज्ञानिक सर जो आइजैक न्यूटन थे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी हर वस्तु के गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी तरफ खींचती है, जिसकी वजह से प्रत्येक वस्तु पृथ्वी पर गिरती है। हम भी आप लोगों को बता दे रहे हैं, ध्यान से बच्चों समझ लीजिए, कोई चीज जब आकाश में यानी आसमान में या ऊपर हम फेंकते हैं तो वो नीचे आती है। नीचे आने का एक कारण होता है पृथ्वी के अंदर एक ताकत होती है, बल होता है, वो ऊपर से नीचे चीजों को खींचती है और उस बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। इसके बाद शिक्षिका सीमा के उत्साह को देखकर बोलती है कि ज्यादातर उत्तर सरल ही होते हैं, लेकिन उत्तरों का जो सिद्धांत है, जो नियम है, वो पाना कठिन होता है। ठीक है, तो इसके लिए वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण हैं। आप लोगों को यहाँ ये सब चरण बताए जा रहे हैं। अब हम चलते हैं वैज्ञानिक विधि के क्या चरण हैं। किसी भी जिज्ञासा का हमारे मन में जो क्वेश्चन है उसका निष्कर्ष वैज्ञानिक कैसे निकालते हैं, तो यहाँ बोर्ड पर अब आप देख सकते हैं लिखा है वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण। वैज्ञानिक विधि के क्या क्या चरण हैं। पहला चरण है जिज्ञासा या प्रश्न करना। जब किसी चीज को लेकर हमारे मन में कोई प्रश्न आता है कि ये चीज कैसे हो सकती है, तो हम किसी ना किसी से प्रश्न करते हैं। यहाँ को लिखकर पूरा बताया गया है, जिज्ञासा, परिकल्पना, परीक्षण, निरीक्षण, अभिलेख, पुनर्विचार, निष्कर्ष और नए प्रयोग। आपकी बुक में जो है पेज नंबर 2 पर ये दिया गया है, लेकिन हम आप लोगों को केवल लिखा हुआ है जिज्ञासा, परिकल्पना, परीक्षण, निरीक्षण। अब इसका आप लोग मतलब नहीं जानते हैं। मान लीजिए जिज्ञासा का तो लिखा है प्रश्न करना, लेकिन आप इनका मतलब नहीं जानते, तो हम इनका मतलब आप लोग समझा दे रहे हैं। देखिए परिकल्पना, जिज्ञासा जान ही गए, किसी जब कोई प्रश्न किया जाए, लेकिन वो प्रश्न किस तरीके का होना चाहिए, किसी चीज को जानने के लिए जो मन में रहे उसे जिज्ञासा कहते हैं। परिकल्पना का मतलब होता है फिर प्रश्न पूछने के बाद उस चीज पर विचार किया जाए। जब किसी प्रश्न को पूछा जाए फिर सोचा जाए कि ऐसा क्यों हुआ। फिर परीक्षण, फिर परीक्षण पर हम आ गए। ठीक है, फिर हमने परीक्षण किया, फिर परीक्षण करने वाले यानी उसका प्रयोग किया हमने, फिर निरीक्षण किया।
निरीक्षण किया, निरीक्षण करने के बाद हमने अभिलेखन किया, यानी उसको नोट किया कि निरीक्षण में हमारे कि ये चीजें हुई। पुनर्विचार, फिर से हम उस पर एक बार पुनर्विचार करते हैं कि ऐसा क्या संभव है। पुनर्विचार करने के बाद हम अंत में निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, रिजल्ट पर पहुंचते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। नए प्रयोग, फिर हम उस पर हमारे नए नए प्रयोग होते रहते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर एक छोटी सी बात ले लीजिए, अगर हमको जैसे कोई पौधा उगाना है, एक नया हमने बीज लिया, तो हमारे मन में जिज्ञासा है कि क्या वो यहाँ की मिट्टी में उगेगा। तो हम सबसे पहले प्रश्न करेंगे अपने मन में, या हमारे मन में जिज्ञासा होगी कि यहाँ की मिट्टी में उगेगा कि नहीं। फिर हमने सोचा, विचार किया कि हो सकता है यहाँ की मिट्टी में उग जाए, इसको हम यहाँ लगाते हैं, उगाते हैं, यानी जो परिकल्पना थी, हमारा विचार था। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि मिट्टी को खोदा, उसमें जो है पौधे, जो बीज था उसको डाला। ये हमारा है परीक्षण, यानी जो प्रैक्टिकल करते हैं, हम चेक कर रहे हैं। इसके बाद परीक्षण करने के बाद कुछ दिनों के बाद फिर हम उसको देखेंगे कि हमने जो परीक्षण किया उसका क्या रिजल्ट निकला। उसे कहते हैं निरीक्षण। निरीक्षण मतलब देखभाल करना कि हाँ भाई, फिर हम देखेंगे कि पौधा जो है निकल गया, ठीक है, जमीन में यहाँ पर उग गया। फिर अभिलेखन करेंगे, फिर हम उस पर अपना जो है विचार लिखेंगे कि ये पौधा यहाँ उगा, किन किन परिस्थितियों की जरूरत थी और इसमें क्या क्या बदलाव हुए, ठीक है। इसके बाद फिर से हम अपने रिजल्ट पर पुनर्विचार करेंगे कि क्या हमने जो परीक्षण किया ये सही है, गलत तो नहीं है। इसके बाद हम फिर आएंगे निष्कर्ष पर, फिर हमारा अंत में रिजल्ट यानी निष्कर्ष निकलेगा कि हाँ ये चीज सही है। यहाँ पर पौधा नम वातावरण में और जहाँ स्वच्छ हवा रहेगी, सूर्य का बराबर प्रकाश रहेगा, वहाँ पौधा उग सकता है। ये एक निष्कर्ष। इसके बाद फिर हम इसी बात पर नए नए प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से आपकी जो है जो पहली हेडिंग थी, यहाँ तक ये आप लोगों को समझा दिया गया। किसी प्रश्न का, यानी इतने का मतलब इतना है, यहाँ तक पढ़ाया जो गया, इसका मतलब यह है वैज्ञानिक जो है किसी प्रश्न का उत्तर पाने के लिए इन चरणों को, इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। इसके बाद वो किसी नए रिजल्ट पर जाते हैं और फिर नए नए प्रयोग होते रहते हैं। जैसे अगर कोई केमिकल बनाना हो तो उसके प्रयोग किए जाते हैं, बाद में वो केमिकल बाजार में आ जाता है, फिर अलग अलग उसी प्रकार केमिकल आ जाते हैं। तो इस प्रकार से वैज्ञानिक जो है यहाँ तक पहुँचते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से ये लेसन आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। इसके बाद आप लोगों को इस लेसन की जो एक्सरसाइज है वो करवाई जाएगी। तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। आगे है दैनिक जीवन में विज्ञान की देन। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप लोग इसको जो है रफ कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए बच्चों, आगे जो है अब समझते हैं विज्ञान की देन। क्या? विज्ञान की देन। देखिए ये आपकी बुक में जो है अगला जो है, ये अगली हेडिंग यहाँ दिखाई दे रही है, नीले रंग से यहाँ लिखी गई है विज्ञान की देन। ये इधर जो विज्ञान की देन हमारे जीवन में दिखाई जा रही है। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि विज्ञान की देन में क्या बताया जा रहा है। देखिए शिक्षिका ने सीमा को चित्रों के माध्यम से दैनिक जीवन में विज्ञान की वजह से आए परिवर्तन को समझाया। शिक्षिका ने सीमा को समझाया कि दैनिक जीवन, हमारा जो जीवन विज्ञान की वजह से उसमें क्या क्या बदलाव हुए। चित्र 1.2 यानी जो इधर चित्र है, ठीक है, 1.2, इसमें दिखाए गए साधनों का उपयोग हम दैनिक आवश्यकताओं में करते हैं। क्या क्या दिया है? रेलगाड़ी दी है, दूरसंचार प्रणाली दी है, बस है, कार है, ट्रैक्टर है, पंखा है, टेलीविजन है, वायुयान है, बल्ब है और टेलीफोन है। तो शिक्षिका जी बता रही हैं इन सभी चीजों का हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। कृषि कार्य शीघ्र हो जाए, खेती कार्य जल्दी हो जाए, इसके लिए ट्रैक्टर, अन्य कृषि यंत्रों जैसे थ्रेसर मशीन हो गया, सीड ड्रिल हो गया। सीड ड्रिल बच्चों जो बीज बोने की मशीन होती है, हार्वेस्टर हो गया, ठीक है, ये सब विज्ञान की देन है। घर बैठे देश विदेश की जानकारी मनोरंजन टेलीविजन रेडियो द्वारा प्राप्त किया जाता है। गैस के द्वारा चूल्हे का जो खाना होता है, यानी जो खाना गैस पर बनाया जाता है, शीघ्र पक जाता है। इससे समय तथा मेहनत दोनों की बचत होती है, प्रदूषण भी कम होता है। यातायात के विभिन्न साधन हो गए, जैसे रेलगाड़ी हो गया, कार हो गई, बस हो गया। कुछ ही घंटों में हम बहुत मीलों की, यानी एक देश से दूसरे देश भी जा सकते हैं। विज्ञान के खोजों के फलस्वरूप कृषि यंत्र बने हैं और अन्य सामग्रियों का विकास हुआ। विज्ञान ने हमारी बहुत सी समस्याएं भोजन, यातायात से जुड़ी, इनको सुलझाने में सहायता की है। दवाएं उपलब्ध कराई हैं, कीटनाशक उपलब्ध कराए हैं। रेडियो, समाचार पत्रों के माध्यम से हम देश विदेश की घटनाओं को जान रहे हैं। टेलीफोन, मोबाइल फोन के द्वारा हम किसी दूर विदेशों में बैठे व्यक्ति से बात कर रहे हैं। इस प्रकार मनुष्य सदा ही अधिक ज्ञान प्राप्त करना और उसका सही रूप से अनुप्रयोग यानी प्रयोग करने के लिए प्रयत्नशील रहा है। आप भी बहुत सी नई खोजों के बारे में जानने के इच्छुक होंगे। तो देखिए आगे बताया जा रहा है
कि दैनिक जीवन में विज्ञान, हमारा जो जीवन है इसमें विज्ञान के क्या क्या महत्व है। हमारे जीवन में बच्चों विज्ञान का इतना महत्व है कि अगर विज्ञान से जिन चीज़ों का आज आविष्कार हुआ है उनको हटा दिया जाए तो हमारा जीवन लगभग असंभव हो जाएगा। जीवन तो जिया जाएगा लेकिन इतना कठिन हो जाएगा क्योंकि हम लोग जो है उसके आदत के अनुरूप ढल चुके हैं। देखिए, अगर आप सुबह से उठ रहे हैं, शाम तक वर्क कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपके सुबह से लेकर शाम तक आपके जितने जीवन में है वो उन सब चीज़ों में विज्ञान का विशेष योगदान है। सुबह आप ब्रश करते हैं, वो भी किसी कंपनी से बना हुआ है, वो भी विज्ञान की देन है। मशीनें जो ब्रश बनाने वाली आ रही हैं वो भी विज्ञान की देन है। उसके बाद आप उठते हैं, गैस पर खाना बन रहा है, गैस विज्ञान की देन है। इसके बाद आप विद्यालय आ रहे हैं, अगर आप बस से आ रहे हैं स्कूल पढ़ने तो जो बस चल रही है, जिस बस से आप विद्यालय आते हैं वो बस आज विज्ञान की देन है। जिस किताब को आप पढ़ रहे हैं वो जिन मशीनों से छपी है वो मशीनें विज्ञान की देन है, नहीं तो पहले हाथों से लिखी हुई किताबें होती थी। इसके बाद आप जो है शाम को फिर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, वो भी विज्ञान की देन है। मोबाइल का यूज कर रहे हैं वो भी विज्ञान की देन है। इसके अतिरिक्त आप जब जो है आपके जो घर में अदर हैं जैसे बाइक है या आपकी, वो भी विज्ञान की देन है। आपके जो खेती का काम हो रहा है वो भी ट्रैक्टर, वो भी विज्ञान की देन है। जो कृषि यंत्र हैं सारे, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर वगैरह, वो सब विज्ञान की देन है। आपके घर में जितनी भी लाइटें, बल्ब लगी हैं वो सब विज्ञान की देन है। इस प्रकार विज्ञान की अगर देन देखा जाए तो हमारे जीवन में 90% आज हम लोग साइंस की बदौलत हमारा जीवन आरामदेह बना हुआ है। तो इस प्रकार आज आप लोगों को बताया गया वैज्ञानिक विधि के विभिन्न चरण और दैनिक जीवन में विज्ञान का विशेष महत्व। इस प्रकार से यहाँ तक आज आप लोगों का ये लेसन समाप्त हुआ। अब कल हम आप लोगों को इसमें जो अगली हेडिंग है यहाँ दिखाई दे रही है, परंपरागत एवं वर्तमान परिक्षेप में विभिन्न चरणों क्षेत्रों में विज्ञान की भूमिका, यानी कि हमारे जीवन के विभिन्न चरणों में विज्ञान ने कहाँ कहाँ किस किस तरीके से हमको लाभ पहुँचाया है। तो बच्चों, मिलते हैं अब आप लोगों से अगले वीडियो में और आगे के लेसन में। आप लोग एक काम कीजिएगा, लेसन को अच्छी तरीके से समझने के लिए आप लोग इसको जो है जितना पढ़ाया जा रहा है इसको एक बार जो है दोबारा वीडियो देखने के बाद अपने मन से पढ़ लीजिएगा, जिससे आप लोगों को पढ़ाई और अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में और इसी जहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा इसके आगे से। तब तक के लिए आप सभी बच्चों से नमस्कार।